हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हों। आज आपके सामने एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हों, क्लास 11th पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट हों या क्लास 11th एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट हों, तीनों के लिए मैथमेटिक्स में ये टॉपिक होता है समांतर श्रेणी। और इसके अलावा अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पर भी ये टॉपिक पूछा जाता है समांतर श्रेणी। तो आज की हमारी क्लास का उद्देश्य है समांतर श्रेणी की बेसिक से लेकर और जो हाई क्वालिटी क्वेश्चन है उन सभी को हम इस एक वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको समांतर श्रेणी के बारे में A to Z पता चल जाएगा और इस पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इन क्लास 10th 11th में और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित धीमान और स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल सृष्टि क्लासेस पर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है परिचय की। परिचय यानी समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी वैसे तो आपने बहुत छोटी कक्षा में पढ़ लिया था, लेकिन उस टाइम पर आपको ये पता नहीं था कि इसको समांतर श्रेणी कहा जाता है। कब पढ़ लिया था? जब आपने टू का टेबल याद कर लिया था। दो का पहाड़ा, टू का टेबल, जैसे 2 4 6 8, इस तरीके से जब आपने सम और विषम संख्याएं याद कर ली थी। जैसे विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5 7 9, इस तरीके से। अगर हम इनका पैटर्न देखें तो प्रत्येक जो अगला पद है पिछले पद में दो जोड़कर मिल रहा है, 6 4 में दो जोड़कर मिल रहा है, 8 6 में दो जोड़कर मिल रहा है। इसी तरीके से आप नीचे वाली लिस्ट को देख सकते हैं। नीचे वाली लिस्ट में 3 कब मिल रहा है? जब 1 में 2 जुड़ रहा है। 5 कब मिल रहा है? जब 3 में 2 जुड़ रहा है। तो यहाँ क्या होता है कि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर मिल रहा होता है, या फिर प्रत्येक अगला पद पिछले पद में से एक निश्चित संख्या घटाकर मिल रहा होता है। जैसे मैं एक लिस्ट लिखूं, ऐसी लिस्ट भी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 21, 21 के बाद लिख देता हूं 19, 17, 15। तो यहां प्रत्येक अगला पद पिछले पद में से दो घटाने पर मिल रहा है। तो अगर बात परिभाषा की है, परिभाषा आप किस प्रकार लिख सकते हैं? परिभाषा आप इस प्रकार लिख सकते हैं। संख्याओं की ऐसी सूची, संख्याओं की ऐसी सूची जिसका प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर या फिर घटाकर प्राप्त होता हो, समांतर श्रेणी कहा जाता है। और जुड़ने या घटने वाली इस निश्चित संख्या को श्रेणी का कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर कहा जाता है। इसी के साथ एक नोट भी है यहाँ पर, इस सारवंतर को हम डी से निरूपित करते हैं। श्रेणी के प्रथम पद को ए से और पदों की संख्या को एन से निरूपित करते हैं, जबकि समांतर श्रेणी को संक्षिप्त रूप में एपी से निरूपित किया जाता है। शॉर्ट में इसे हम एपी लिख देते हैं। अब ये जो परिभाषा है, इसमें जितने भी टर्म्स हमने पढ़े उनको क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने है। इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं जिससे आपके अच्छी तरह क्लियर हो पाए, क्योंकि मैथमेटिक्स केवल परिभाषाओं से ही क्लियर नहीं होता है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने से ज़्यादा क्लियर होता है। यहाँ एक लिस्ट दी गई है और पूछा गया है कि बताओ क्या यह एपी है। यदि है तो इसका प्रथम पद और सारवंतर हमें बताना है। सोल्यूशन करेंगे। देखो, सबसे पहले हम ये एपी लिख लेते हैं। एपी हमें ये सूची लिख लेते हैं, अभी तो पता नहीं एपी है या नहीं है। ये हमें एक सूची दी गई है, हमें पहले पता लगाना है कि क्या ये एपी है। तो हम ऐसे बिना सोल्व किए भी पता लगा सकते हैं। देखो, जैसे 21 में से
क्या घटाएं जो 18 आ जाए। 21 में से 3 घटाने पर 18 आएगा। 18 में से क्या घटाए जो 15 आ जाए। तो 18 में से 3 घटाने पर 15 आएगा, और फिर 15 में से क्या घटाए जो 12 आ जाए। तो 15 में से 12 3 घटाने पर आता है। तो प्रत्येक अगला पद पिछले पद में से 3 घटाने पर मिल रहा है, इसलिए ये एपी है। लेकिन अगर बात आती है क्लास 10th मैथ की या क्लास 11th मैथ की, और वहां आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे कि A2 में से अगर मैं A1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो 18 माइनस 21 बराबर -3 आ रहा है। और अगर A3 में से A2 को माइनस कर रहा हूं, A3 मतलब तीसरा पद, A2 मतलब दूसरा पद, तो 15 माइनस 18, यहां भी -3 आ रहा है। ऐसे ही अगर A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी 12 में से 15 को माइनस करें, तो यहाँ भी -3 आ रहा है। तो हर एक सब्ट्रैक्शन का आंसर -3 आ रहा है। इसका मतलब यह है एपी है। इंप्लाइज दैट यह एक एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये पूछा है कि अगर ये एपी है तो बताओ इसका प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद इसका बिल्कुल शुरुआत में जो टर्म रखा होता है वो है, यहां 21 है प्रथम पद। प्रथम पद बराबर 21। और पूछा है कि सारवंतर क्या है। सारवंतर मतलब घटाकर हर एक का डिफरेंस जो आ रहा है वही सारवंतर है। सारवंतर यहाँ माइनस, प्रथम पद को ए से निरूपित करते हैं और सारवंतर को डी से निरूपित करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ आया। उम्मीद करता हूं परिभाषा आपके अच्छी तरह समझ आ गई हो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ एन। व्यापक रूप होता क्या है। देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमारे पास ए है और सारवंतर हमारे पास का डी है, ठीक है, तो हम यहां से एक एपी फॉर्म कर सकते हैं, एक एपी बना सकते हैं। तब एपी का व्यापक रूप, देखिए क्या होगा। एपी का व्यापक रूप होगा ए कोमा, नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, अप नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2 इंटू डी, अप नेक्स्ट होगा ए प्लस 3 इंटू डी, और इसी प्रकार से अगले पद भी आ सकते हैं। तो ये जो आपके सामने है इसको हम श्रेणी का व्यापक रूप बोलते हैं। बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से हम आगे, अगर हमें पूछा जाएगा बताओ इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए द्वितीय पद क्या है, तो द्वितीय पद होगा ए प्लस डी। अगर पूछा जाए तृतीय पद क्या है, तृतीय पद हो जाएगा भाई ए प्लस 2 डी। ठीक है, बात समझना, बहुत गहरी बात यहां से आपको पता लगेगी। चतुर्थ पद क्या है, चतुर्थ पद है भाई ए प्लस 3 डी। देखो अब इस डी पर ध्यान दो, जब ये दूसरा पद पूछ रहा था तो डी को एक बार जोड़ा गया था, जब तीसरा पद पूछ रहा है तो डी को 2 बार जोड़ा गया है, जब चौथा पद पूछा तो डी को इसने 3 बार जोड़ा।
अब अगर nवां पद पूछ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर nवां पद पूछ ले तो d को n-1 बार जोड़ेंगे तो nवां पद आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इससे हम ऊपर पढ़े गए टॉपिक का एप्लीकेशन जानेंगे। यदि a बराबर 10 और d बराबर 3 है तब AP ज्ञात करनी है। यहाँ AP शब्द छूटा हुआ है, देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू है, तब जो AP होगी उसको हम लिख देंगे a प्लस डी, फिर नेक्स्ट टर्म a+2 इंटू डी, नेक्स्ट टर्म a+3 इंटू डी, और इसी प्रकार से अन्य टर्म भी आएंगे। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। a 10, a का वैल्यू 10 है, 10 प्लस 3, 10+2 इंटू 3, 10+3 इंटू 3 अप टू सो ऑन। यहाँ आ जाएगा 10, ये 13 हो जाएगा, और ये देखो 3 दूनी 6 में 10 जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा। इसको देखो 3 तिया 9 में 10 जोड़ोगे तो 19 आ जाएगा, और इसी प्रकार से ये चलती रहेगी। तो ये AP है जो हमें ज्ञात करके दिखानी थी, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ आ रही है? चलिए अब हम इम्पोर्टेंट रिलेशन की बात करते हैं, और ये रिलेशन क्या है देखिए समझाता हूं। यदि A, B तथा C 3 संख्याएं हैं हमारे, और ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तब इनके बीच एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या होगा कि मध्य का जो पद है पहले और तीसरे पद को जोड़कर उनके बटे 2 होगा। इसको समांतर माध्य निकालना कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में यदि 3 संख्याएं हैं तो मध्य का पद पहले और बाद के पद का समांतर माध्य होता है। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे बहुत काम आएगा इस चैप्टर के एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन में। या फिर इसी रिलेशन को हम ऐसे लिख देते हैं 2b इक्वल्स टू a+c। आप इन दोनों रिलेशन, मतलब रिलेशन तो एक ही है, दोनों रूपों को याद रखिएगा। अब ये यूज कैसे होंगे, या मैं एक और समझिए, एक और भी हो सकता है। या हम अगर 3 संख्याएं देख रहे हैं जो AP में है, दूसरी में से पहली को घटाकर वही आता है जो तीसरी में से दूसरी को घटाकर आता है। यह भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है। अब ये रिलेशन काम कैसे आएंगे, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ये आपके सामने है। यहाँ आपको कहा गया है कि यदि k+9 2k-1 तथा 2k+7 ये समांतर श्रेणी में हो तब k का मान, यहाँ k छूट गया है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, ये सॉल्यूशन होगा। हम इन 3 पदों को क्रम से ABC मान लेते हैं। हम मान लेते हैं a का मान k+9 है, का मान 2k-1 है, और c का मान 2k+7 है। क्योंकि A, B, C ये समांतर श्रेणी में है यानी AP में, तब हम बीच के पद का दुगना करके
पहले और तीसरे पद को जोड़ सकते हैं। अब ये वैल्यूज रख देते हैं यहाँ की वैल्यू 2k-1 है, ए की वैल्यू k+9 है और सी की वैल्यू 2k+7 है। दो की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करा देते हैं तो ये 4k-2 हो जाएगा। यहाँ 2k और 1k जोड़कर 3k हो जाएंगे। 9 और 7 जुड़कर 16 हो जाएंगे। अब इस 3k को इधर और इसको इधर, जिसको पक्षांतरणी यानी ट्रांसपोजिशन कहते हैं, ये कर देते हैं। 16+2, इधर बचेगा k ओनली और इधर हो जाएगा 12। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा k = 18। ओके, इस तरह से काम आएंगे ये रिलेशन तीनों ही आपके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसी टॉपिक पर बेस्ड। इसको कैसे करेंगे? यहाँ आपको 4 संख्याएं दी हुई हैं, 4 नहीं 5। जैसे ए दिया हुआ है 7, बी 23, सी, ये दिए हुए हैं आपको समांतर श्रेणी में एपी में। अब आपको ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं? हम इनको क्रम से A1, A2, A3, A4 और A5 मान लेते हैं। नाउ अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं तो A2 में से A1 घटाने पर वही आएगा जो A3 में से A2 घटाने पर आ रहा है, जो A4 में से A3 घटाने पर आ रहा है और जो A5 में से A4 घटाने पर आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यूज रख देते हैं। A2 का वैल्यू 7 है, A1 का A है, A3 का वैल्यू B है और A2 का वैल्यू 7 है, A4 का वैल्यू 23 है और A4 का वैल्यू 23 है और A3 का वैल्यू B है, A5 का C है और A4 का 23। ठीक है, ये सारे बराबर हैं। अब सबसे पहले हम इनमें से ये दोनों पद बराबर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए B-7 = 23 - B है। इनका पक्षांतरण करें तो B में B जुड़ जाएगा और 23 में 7 जुड़ जाएगा, तो 2B = 30 हो जाएगा और B का वैल्यू आ जाएगा भाई 15। B का वैल्यू 15 आ जाएगा। इसको नोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब क्या करो, इस पहले और दूसरे टर्म को एक साथ ले लो। चलो इसको इधर सिंप्लीफाई करता हूँ। 7 - A = B-7। अब यहाँ B का वैल्यू रख दो। 7 - A = 15 - 7। 7 - A = यहाँ बचेंगे 8। पक्षांतरण करो तो A = होगा 7 - 8। A = होगा भाई -1। इसको भी नोट कर लो। अब चलते हैं, इन दोनों टर्म को लेते हैं, ये और ये, तीसरा और चौथा, और इसको इधर सिंप्लीफाई करते हैं। 23 - B = C - 23। ई का वैल्यू रख दो बच्चों। 23 - 15 = C - 23। अब यहाँ 8 बच जाएंगे। 8 = C - 3। 3 को इधर 8 में लाकर जोड़ दो। C = 8 + 3 हो जाएंगे। C का मान 11 हो जाएगा। तो ये A, B और C के वैल्यू आ चुके और यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए इस तरह से आपको ये रिलेशन यूज में लाने हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्लास 10th और 11th के लिए।
देखो, एपी का प्रारंभ से nवा पद पूछा जा रहा है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर बी है, तब nवा पद, ये आपको मैंने अभी पिछले टॉपिक में भी पढ़ाया था, इसको हम ए एन से डिनोट करते हैं और ये होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सूत्र की तरह है जो आपको लर्न करके रखना है। अब इस पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, तो पहले टाइप का प्रश्न आपके सामने है। यहां हमें एक एपी दी गई है और इसका 30वां पद पूछा है। तो देखिए सॉल्यूशन, 10, 7, 4 का 30वां पद पूछा है। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म होने चाहिए सभी। सबसे पहले हमारे पास ए होना चाहिए जो कि 10 है यहाँ पर। फिर सार्वंतर होना चाहिए जो कि श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर मिल जाता है। तो 7 माइनस 10 बराबर -3। फिर हमारे पास n होना चाहिए। n यहाँ पर होता है पदों की संख्या और हमें 30वां पूछा है तो 30 ही होगा n का वैल्यू। अब 30वां पद, 30वें पद को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ A3 से इसको A30 से इसको डिनोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं A प्लस एन माइनस वन इंटू डी और सभी की वैल्यू रख सकते हैं। A की वैल्यू हमारे पास 10 है, प्लस n का वैल्यू 30 है, -1, d का वैल्यू -3 है, इक्वल्स टू 10 प्लस यहाँ 29 बचेगा और -3 होगा बराबर 10। ये वाला प्लस और ये वाला माइनस गुणा होकर माइनस हो जाएंगे और 29 तिया 87 हो जाएंगे और 10 में से 87 घटाओगे तो -77 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसको भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक एपी देकर कि इसका कौन सा पद 78 है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसका प्रथम पद देखो जो कि 3 है। फिर सार्वंतर देखिए 8 माइनस 3 बराबर 5 हो गया। सार्वंतर के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं और ये जो 78 दिया गया है इसको मान लो कि ये nवा पद है, माना nवा पद 78 है। क्योंकि हम जानते हैं कि नो दैट कि nवा पद an होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपने 78 जो है nवा पद मान लिया है, इसका मतलब आप इसको an से डिनोट कर सकते हैं और यहां पर रख सकते हैं फॉर्मूले में। तो 3 प्लस n का वैल्यू आपको पता नहीं है, इसको हमें ज्ञात करना है और d का वैल्यू 5 है। सबसे पहले पक्षांतरण करते हुए इस 3 को 78 में से माइनस कीजिए। 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुणा 5। यहाँ 75 बचेंगे और ये 5 जो है ना इस 75 के बटे में लाकर रख दीजिए, बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 25 कितने आएगा,
5 एकम 5 और पंजे पंजे 25, 15 आ जाएगा। अब इस -1 को इस 15 में जोड़ दोगे तो n बराबर 15 प्लस 1, n बराबर हो जाएगा 16। तो 16वां पद जो है ना इसका, वो 78 है और यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। तो इस तरह से nवें पद पर आधारित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसमें भी देखते हैं कि कैसे इसमें पदों की संख्या निकलेगी। चलो देखिए सॉल्यूशन। यहाँ हमारे पास a का वैल्यू 7 है और d का वैल्यू 13 माइनस 7 यानी 6 हो जाएगा। और इसमें लास्ट टर्म है हमारे पास an, ये है 205। इसको हम l से भी निरूपित करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पदों की संख्या यानी n का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे, चूंकि हमने पढ़ा है ए एन इक्वल्स टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख देते हैं। ए एन का वैल्यू 205 है, a का वैल्यू 7 है, n का वैल्यू हमें फाइंड करके बताना है और d का वैल्यू 6 है। सबसे पहले इस 7 को 205 में से घटाएंगे। 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 गुना 6। इसमें से जब आप घटाओगे 198 बचेंगे। ये जो 6 इधर गुणा में है, इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये 198 को भाग कर देगा, n माइनस 1 रह जाएगा इधर। अब अगर आप 6 से इसको डिवाइड करते हो तो कितनी बार कटेगा? 33 बार कट जाएगा। 6 तिया 18, एक बचेंगे, 6 तिया 18 बराबर n माइनस 1। इस -1 को इधर लाकर जोड़ दोगे तो हम इसको लिख सकते हैं n बराबर 33 प्लस 1। यहाँ n का मान आ जाएगा 34। इस प्रकार से हम nवें पद के सूत्र को प्रयोग करके क्वेश्चन से दिए गए पदों की संख्या या फिर याद करने वाले पदों की संख्या फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एपी का अंत से nवां पद। चलिए मान लेते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है a है, अंतिम पद भी मान लेते हैं, अंतिम पद l मान लेते हैं, पदों की संख्या भी मान लेते हैं n है और सारवंतर की जरूरत पड़ती है। सारवंतर मान लेते हैं p है। तब एपी का अंत से nवां पद क्या होता है ये समझिए। जो अभी आपने पढ़ा ना वो प्रारंभ से nवां पद था। अंत से nवें पद के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम किस तरह से पूछेगा ये समझते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। यहां हमारे पास एक एपी है जिसका अंतिम पद l 253 दिया गया है। n का मान 20 लेंगे क्योंकि हमें 20वां पद ज्ञात करना है और सारवंतर इसका दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर ज्ञात कर लेंगे। सारवंतर इसका हो जाएगा 5। अब चूंकि अंत से nवां पद होता है l माइनस
n माइनस 1 × d। l का मान 253 है, n का मान 20 है -1 और d का मान हमारे पास 5 है। तो ये हो जाएगा 253 माइनस 19 गुणा 5। 19 पंजे 95 होते हैं। चलिए इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 158 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एपी के nवें पद के दैनिक जीवन में प्रयोग, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में इसके ऊपर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उनको कैसे पूछेगा और आप कैसे उनका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, फिर वह अपनी बचत को 1 रुपया 75 पैसे से बढ़ाती चली गई। कितने सप्ताह में उसकी मासिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। देखिए ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले उसने प्रथम सप्ताह में 5 रुपए बचाए, तो प्रथम सप्ताह के रुपए लिख दिए हमने। नेक्स्ट वीक में उसने 5 तो बचाए ही बचाए, लेकिन 5 के अतिरिक्त 1 रुपया 75 पैसे और बचाए। नेक्स्ट वीक उसने 5 रुपये 1 रुपया 75 पैसे तो बचाए ही बचाए, इसी के साथ साथ 1 रुपया 75 पैसे और बचाए। और इसी तरह से हर हफ्ते वो 1 रुपया 75 पैसे बचाती चली गई, अपनी बचत बढ़ाती चली गई। और एक टाइम पर उसके पास 20 रुपये 75 पैसे की मासिक बचत हो गई। तो अगर इस लिस्ट को हम दोबारा अरेंज करके लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं 5, 6.75, 8.75। अब हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है जो कि एक एपी है, यानी समांतर श्रेणी है, जिसमें प्रथम पद ए का मान 5 है और सारवंतर डी का मान 1.75 है और अंतिम पद एल का मान या फिर ए एन कहें इसको, ये 20.75 है। अब अगर हम इसके पदों की संख्या को प्राप्त कर लें तो हम ये बता सकते हैं कि कितने सप्ताह लगे उसकी मासिक बचत 0.75। तो चलिए लिखते हैं यहाँ एनवा पद, क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 × ए एन के स्थान पर 20.75 रख देंगे, ए के स्थान पर 5 रख देंगे, एन माइनस 1 ई के स्थान पर 1.75 रख देंगे। सबसे पहले इस 5 को इस 20.75 में से सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, तो आपके पास बचेंगे 15.75 बराबर n माइनस 1 ना 1.75। अब आप क्या कर सकते हैं, इस 1.75 से जो कि इधर गुणा में है इसको भाग करवा सकते हैं। चलिए भाग करवा दीजिए। n माइनस 1 को यहीं रखते हुए 15.75 के बटे में रख देंगे 1.75 को, क्योंकि पॉइंट अंश और हर दोनों में 2-2 डिजिट के बाद है, इसलिए पॉइंट को हम हटा सकते हैं। और अब हम इसको एक छोटी सी संख्या 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 तिया 15, 5 एकम 5, पंजे पंजे 25, और इसको भी 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 तिया 15, पंजे पंजे 25।
अगेन हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 सत्ते 35 आ जाएगा, 5 अंक 30 आ जाएगा और 5 तिया 15 आ जाएगा। फिर हम इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 9 आ जाएगा और n का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 1 जो कि 10 हो जाएंगे। इम्प्लाइज दैट 10वें सप्ताह में रामकली की मासिक बचत 20.75 हो जाएगी। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी में 21 व तीसरी में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उनकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? ठीक है, तो देखिए लिस्ट बनाते हैं। पहली पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं? 23। दूसरी में कितने हैं? 21। तीसरी में कितने हैं? 19। और लास्ट वाली में कितने गुलाब के पौधे हैं? 5। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि कितनी पंक्तियां हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये तो प्रथम पद है 23 और सारवंतर इसका आ जाएगा 21 में से 23 को माइनस कर दें तो -2 आएगा और इसका अंतिम पद an जो है वो 5 है। अब क्योंकि an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ सबके वैल्यू रख दो और जिसका नहीं है, n का नहीं है, उसका वैल्यू फाइंड कर लो। 5 बराबर 23 प्लस n माइनस 1 गुणा -2। इस 5 में से इस 23 को माइनस कर दो तो 5 माइनस 23 बराबर n माइनस 1 गुणा -2। अब अगर हम 5 में से 23 को घटाएं तो -18 मिलता है बराबर n माइनस 1 गुणा 2। अब हम इस -18 को -2 से डिवाइड करेंगे। n माइनस 1 बराबर -18 बटे -2। इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 9 और n का मान आ जाएगा n बराबर 9 प्लस 1, n का मान आ जाएगा 10। तो हम कह सकते हैं अतः क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसी का एप्लीकेशन है nवें पद का ही। यहां हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? सबसे पहले तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। 3 अंकों की संख्याएं, सबसे छोटी संख्या होती है 3 अंकों की 100, फिर 101, फिर 102, 103, 104 और 105 और लास्ट वाली संख्या होती है 999। इसके बाद 4 अंकों की संख्याएं शुरू हो जाती हैं। अब इनमें से 7 से विभाज्य कौन कौन सी होंगी ये देखते हैं।
7 से विभाज्य तीन अंकों की संख्याएं। देखो 100 तो 7 से विभाज्य नहीं होती, 101 भी नहीं होती, तो 2, 103, 104 इनमें से कोई भी 7 से विभाज्य नहीं होती, लेकिन 105 7 से विभाज्य होती है। कैसे? 105 लिख दिया हमने, 7 से इसको डिवाइड करें तो एक बार चलेगा, 3 बचेगा, 5 आ जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो सबसे पहली तीन अंकों की जो संख्या है 105 है, जो 7 से विभाज्य हो रही है, तो 105 लिख देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा तीन अंकों का जो 7 से विभाज्य होगा वो होगा 112। इसके बाद होगा 119। अब लास्ट में देखते हैं, 999 तो 7 से विभाजित नहीं है, ना ही 998 है, और ना ही 997 है, ना ही 995 है, और 994 देखते हैं, 996 भी नहीं होगा, 994 देखते हैं, 7 से कटेगा क्या? 7 एकम 7, दो बचेंगे, दो बचेंगे, ऊपर से 9 ले आएंगे। अब ये 7 या 21 चल जाएगा, 8 बचेंगे, 7 या 21, 7 चौक 28 चल जाएगा इसमें, 7 चौक 28, एक बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएंगे। देखो ये 7 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो लास्ट नंबर जो होगा वो 994 हो जाएगा। अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं समांतर श्रेणी का प्रयोग करके। देखो ए का मान अपने पास अब 105 आ गया है, बी का वैल्यू 7 है, ए एन का वैल्यू 994 है, क्योंकि ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 × डी। 994 बराबर ए का वैल्यू 105 है, प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 7 है। सबसे पहले इस 994 में से 105 को माइनस कर देते हैं, बराबर एन माइनस 1 × 7 को एज इट इज लिख देते हैं। चलिए माइनस करते हैं। अब इस 7 से इस 889 को डिवाइड करते हैं, एन माइनस 1 इक्वल्स टू 7 एकम 7 चल जाएगा, एक बच जाएगा तो ये 18 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 चल जाएगा, ये 7 बचेंगे, 7 दूनी 14 चल जाएगा, तो 4 बचेंगे, सतोसती जाएगा। या फिर यहाँ से n का वैल्यू फाइंड करें तो 127 प्लस 1 बराबर 128, तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, जो कि 3 अंकों की हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। देखो यदि समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद वो a हो, सारवंतर इसका e है, पदों की संख्या n हो, अंतिम पद भी अगर दिया हो तो
ए एन हो, तब पदों का योग इसको निरूपित किया जाता है एस एन से, और फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू। ये तब है जब प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या दी गई है। ठीक है, तथा जब अंतिम पद दिया गया हो तो अब एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 a प्लस ए एन, या किसी किसी बुक में इसी फॉर्मूले को इस तरह लिखते हैं एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। यहां एल क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद को एल और ए एन दोनों से निरूपित कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले जो आपके सामने हैं, ये आपको लर्न करके रखने हैं। तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं इस पर आधारित प्रश्नों की, किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके सामने एक प्रश्न है, इसमें एक एपी दी हुई है, इस एपी का योग ज्ञात करना है। सॉल्यूशन देखिए, प्रथम पद देखो तो हम ए से डिनोट करते हैं, ये 2 है। सार्वंतर हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके निकल जाता है, जो कि यहां 5 मिला है, और इसको 10 पदों का योग ज्ञात करना है इसके। तो n का वैल्यू अंडरस्टूड है कि 10 लिया जाए। अब क्योंकि n पदों का योग हमें पता है, सूत्र याद कर लिया है हमने, और n पदों के योग के लिए हम लिखते हैं एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसलिए अगर हमें पूछेगा 10 पदों का योगफल तो S10 लिख देंगे हम उसको, ये होगा 10/2। 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ 2 है, n का वैल्यू 10 है, 10-1 इंटू डी का वैल्यू 5 है। इसको सब डिवाइड करें तो यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 5 आ गया, 2 दूनी 4 होते हैं, प्लस 9 गुणा 5 हो जाएगा, बराबर 5 गुणा 4 प्लस 9 पंजे 45 होते हैं, 45 और 4 49 हो जाएंगे, और 49 को 5 से गुणा कराना है, 9 पंजे 45, हासिल 4 गए, 5 चौक 20 और 4 24, तो 245 इसका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं इस पर आधारित चलिए देखते हैं। यहां हमें एक श्रेणी दी गई है, इसका हमें योगफल ज्ञात करके बताना है। तो जो भी श्रेणी है पहले उसको मैं नीचे नोट कर लेता हूं। ये नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें सब कुछ आपको सीधे सीधे नहीं दिया जाएगा। ये देखो, यहां हमारे पास प्रथम पद तो 34 है, और सारवंतर डी का मान 32 माइनस 34 यानी -2 है, और हमें यहाँ n का वैल्यू न देकर ए एन का वैल्यू दिया है जो कि 10 है। अब सबसे पहले हमें n का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा भाई, तभी तो हम एस एन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू रख दो जो कि 10 है, ए का वैल्यू रख दो जो कि 34 है, प्लस n-1 डी का वैल्यू रख दो जो कि -2 है। अब इस 10 में से ये वाला जो 34 है इसको घटाओ, और बटे में ये वाला जो -2 है इसको रख दो, तो बराबर n-1 आ जाएगा।
n-1 बराबर हो जाएगा 34, घटाएंगे जब 10 में से तो -24 बचेगा, और उसको 2 से डिवाइड करें तो -24 बटे -2, यहाँ बचेंगे हमारे पास 12, और 12 में ये वाला जो -1 है इसको जोड़ देंगे तो n बराबर हो जाएगा 13। n का वैल्यू आ गया है। अब an का वैल्यू हमारे पास पहले से है तो sn का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। अब s n इक्वल्स टू होता है n/2 a प्लस an। जब लास्ट वाला पद हो तो ये सूत्र लगाते हैं, 13/2 इंटू ए का वैल्यू 34 है प्लस 10, जो कि लास्ट टर्म दिया गया था। 13/2 गुणा 44 आ गया, 44 को 2 से विभाजित करके 22 आएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28 होते हैं, 286 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं जो इस सूत्र के ऊपर आधारित है, यानी n पदों के योग के ऊपर। अलग अलग टाइप का हर एक क्वेश्चन बता रहा हूं, और जितने भी पॉसिबल टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सभी आपको यहां इस क्लास के माध्यम से सिखा दूंगा। सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी एपी के प्रथम पदों का योग, प्रथम n पदों का योग 10,000 सॉरी 1,050 है, तो इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहां पदों का योग दे रखा है हमें, कितने पदों का है ये शायद इसमें नंबर छूट गया है। चलिए पहले इस नंबर को देख लेता हूं एक बार, एक सेकंड दीजिए। तो ये हमें किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग दे रखा था, 14 टर्म्स का सम दिया हुआ था। ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं। S14 इक्वल्स टू 1000 प्रथम पद दिया हुआ था इसका 10, ए का वैल्यू था 10, और इसका हमें 20वां पद यानी A20 ज्ञात करना था। तो A20 को ज्ञात करने के लिए A प्लस 19 इंटू डी लिखेंगे। ए तो हमारे पास है लेकिन कौन नहीं है, डी नहीं है, तो हमें डी को ज्ञात करना होगा। तो चूंकि अगर हमारे पास एस एन हो तो उसको हम लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू देखिए क्या है, देखो यहाँ हमें 14 टर्म्स का सम दिया है, तो हम यहाँ S14 लिख देंगे। 14/2, 2 इंटू ए की जगह पर 10 पुट कर देंगे, n की जगह पर 14 -1 टू डी। डी का वैल्यू नहीं है, इसको हमें फाइंड करना। S14 का वैल्यू भी पुट कर देंगे, 2 से इस 14 को काट देंगे 7 बार, 10 दूनी 20 हो जाएंगे, प्लस 13 डी हो जाएगा। 7 से इस 1050 को काट देंगे, 150 आएगा। ठीक है, अब ये जो 20 है वो यहाँ जुड़ा हुआ है, इधर ले जाकर इसको घटा देंगे। 13 डी बराबर होगा 150 माइनस 120, सॉरी ओनली 20, तो 13 डी बराबर होगा 130, और डी बराबर हमें मिल जाएगा 13 से 130 को काटकर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम A20 का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, 20वां पद।
A20 इक्वल्स टू, ए का वैल्यू 10 है, 30 माइनस 1 गुणा डी, या हमने जो ऊपर लिखा था सीधे उसी को कॉपी कर लेते, यहाँ देखिए ऊपर इसी को नीचे कॉपी कर लेते हैं। ए प्लस 19 इंटू डी था वो, ए का वैल्यू रख देते हैं जो कि हमें 10 दे रखा है, प्लस 19 इंटू 10, टी का वैल्यू भी 10 आया है, 10 प्लस 190 हो जाएगा गुणा कराकर, और 200 हो जाएगा जोड़कर, तो 20वां पद 200 है। इस तरह से हम प्रयोग करेंगे एन पदों के योगफल के सूत्र का। देखो अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। देखो यदि हमारे पास n पदों का योगफल दे रखा हो श्रेणी के, एपी के n पदों का योग हमें दिया हो Sn, तथा nव पद an, इसमें संबंध क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको हमेशा याद रखिएगा। nवा पद जो होता है वो n पदों के योगफल में से n-1 पदों के योगफल को घटाकर मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, को याद रखिए। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 1 है, यहाँ हमें Sn का वैल्यू दिया हुआ है, Sn इक्वल्स टू 4n-n², और हमें कहा है पांचवा पद बताओ, मतलब A5 बताओ कितना होगा। तो उसके लिए पहले हमें an ज्ञात करना होगा, और an से पहले हमें Sn-1 ज्ञात करना होगा। Sn-1 देखो क्या होगा, यहाँ पर जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां आपको n-1 पुट करना होता है। n-1 n-1 का स्क्वायर, 4n-4 माइनस इसका होल स्क्वायर खोलिए, n² प्लस 1 माइनस 2n, 4n-4 माइनस n², इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, -1 प्लस 2n। अब इस n देखिए ये 4n और ये 2n ऐड होकर 6n हो जाएंगे, ये -4 और ये -1 ऐड होकर -5 हो जाएंगे, और ये n² माइनस का एज इट इज रहेगा। अब हमें an ज्ञात करना है, an इक्वल्स टू होता है Sn-1, 4n-n² Sn का वैल्यू है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6n-5 माइनस n², यानी Sn-1 के वैल्यू को। अब ये 4n-n² माइनस 6n प्लस 5 प्लस n² है, n² से n² कैंसल हो गया, 5 पॉजिटिव आ गया, इसको स्टार्टिंग में लिख देंगे, और 6n में से 4n माइनस कर देंगे तो -2n बचेगा। ये हमारे पास an का वैल्यू आया है। अब हमें पांचवा पद पूछा है, पांचवा पद, इसको हम A5 से डिनोट कर सकते हैं, और ये होगा 5 माइनस 2 इंटू 5, 5 माइनस 10, जो कि -5 आ जाएगा। -5 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड परीक्षा में अगर आपसे इसके ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो एप्लीकेशन बेस है, वो किस तरह से पूछेगा।
यहाँ आपके सामने एक प्रश्न है जो कह रहा है कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम समांतर श्रेणी का प्रयोग करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 40 धन पूर्णांक हैं जो कि इन 6 से विभाज्य हैं। इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो 6 से विभाज्य संख्याएं लिखनी शुरू करें। 6 से विभाज्य पूर्णांक। तो 6 का टेबल लिख दें यहाँ, 6 का पहाड़ा, 6 ही कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और इसी तरह से कहाँ तक लिखना है? 40 पदों तक लिखना है। 40 धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं। अगर हम यहाँ देखें प्रथम पद ए का वैल्यू 6 है, सारवंतर देखें तो वो भी 6 है, पदों की संख्या n देखें तो वो 40 है। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है। 40 धन पूर्णांकों का योग। सूत्र प्रयोग करेंगे एस एन इक्वल्स टू n/2 टू a प्लस n-1 टू d। n का स्थान 40 लेगा, 40/2 हो जाएगा, 2 गुणा a का स्थान 6 लेगा प्लस 40 माइनस 1 d के स्थान पर 6 आ जाएगा। 40 का आधा कर दीजिए, 20 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएंगे प्लस यहाँ 39 हो जाएगा गुणा 6 आ जाएगा। 20 12 प्लस इनकी गुणा करा दीजिए, 9 छकी 54 होते हैं, हासिल 5 चले जाएंगे, 9 तिया 27 और 5 होते हैं 32। 20 गुणा इनको जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36 हो जाएंगे यहाँ। कितने? 336 और 2 से गुणा कर दीजिए, 336 का दुगना हो जाएगा 672 और लास्ट में 0 जोड़ दीजिए। ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। बात समझ आई? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसमें कहा गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 8 के गुणज लिखते हैं, 8 का टेबल लिख दीजिए, 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। इस तरह से लिखेंगे, कहाँ तक? 15 पदों तक लिखेंगे। अब ये एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 8 है, सारवंतर d की बात करें तो वो भी 8 है, पदों की संख्या n की बात करें तो वो 15 है। अब 15 गुणजों का योग। पंद्रह गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी। n का काम हमारे पास 15 करेगा, S15 इक्वल्स टू 15/2 इंटू a का काम 8 कर रहा है प्लस 15-1 t का काम भी 8 कर रहा है। 15/2 इंटू 8 दूनी 16 हो जाएंगे। यहाँ 15 में से 1 घटाओ तो 14 हो जाएंगे, गुणा 8 हो जाएगा। 15/2, 16 प्लस 14 8 112 होते हैं,
15/2 गुना यहाँ कितने हो जाएंगे, 128 हो जाएंगे। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2×12, 2×8 64 हो जाएगा, 15 हो जाएंगे 60, हासिल चला जाएगा 6, 15×6 90 और 6 96, 960 आ जाएगा। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इस तरह की, इस टॉपिक के ऊपर कहा गया है जसपाल सिंह अपने कुल 1,18,000 रुपए के कर्ज को मासिक किस्तों में 1,000 रुपए की पहली किस्त से प्रारंभ करते हुए चुकाता है। यदि वह प्रति मास की किस्त 100 रुपये बढ़ाता है तो उसके द्वारा 30वीं किस्त के बाद कितनी धनराशि चुकाई जाएगी। 30वीं किस्त के बाद उसको कितना कर्ज चुकाना शेष रह जाएगा। देखिए यहां हम जसपाल सिंह द्वारा दी गई किस्तों की एक लिस्ट तैयार करते हैं। उसने सबसे पहले मासिक किस्त 1,000 रुपये दी थी, तो यहां हमने 1,000 रुपये लिख दिया। ठीक है, अब उसने हर एक महीने 100 रुपये बढ़ाने शुरू कर दिए, यानी अगले महीने उसने 1,100 रुपये दिए, फिर अगले महीने उसने 1,200 रुपये दिए, और इसी तरह से उसने 30 किस्त दी। ठीक है, 30वीं किस्त के बाद कितनी धनराशि वो चुका चुका होगा, पहले इसका पता लगाना है। तो प्रथम पद हमारे पास 1,000 है, सारवंतर हमारे पास 100 है, पदों की संख्या हमारे पास 30 है। 30वीं किस्त के बाद कितनी धनराशि चुकाई जाएगी, मतलब हमें 30 पदों का योग ज्ञात करना है, क्योंकि Sn इक्वल्स टू होता है, या n का वैल्यू 30, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसीलिए S30 इक्वल्स टू होगा 30/2 2 इंटू 1000 प्लस 30-1 इंटू डी। डी का वैल्यू हमारे पास 100 है। 2 से अगर हम 30 को डिवाइड करें तो 15 आएगा, 1,000 दूनी 2,000 हो जाएंगे, यहाँ 29 गुणा 100 यानी 2900 हो जाएंगे। 15 गुणा, देखो 2,000 और 2900 जुड़कर 4900 हो जाएंगे। 15 से इसमें गुणा कराओ, 00 एज इट इज आएंगी। 15 नंबे 135 हो जाएगा, 135 का 5 हासिल 13 चले जाएंगे, 15×4 60 और 13 हो जाएंगे 73। ठीक है, तो 73,500 रुपये वो 30वीं किस्त के बाद चुका चुका होगा। 30वीं या 30 किस्तों में जसपाल रुपये 73,500 चुका चुका होगा। अब पूछा गया है कि कितना ऋण उसके सर रह जाएगा, यानी कितना शेष रह जाएगा। तो लिखो शेष ऋण। ऋण कितना लिया था उसने, जरा देखते हैं क्वेश्चन में। ऋण उसने लिया था 1,18,000 रुपए का। 1,18,000 रुपए में से जो जमा कर दिया वो निकाल दो भाई, शेष तो वही होगा ना।
तो 0 0, 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे, और 7 में से 3 गए, 4 बचेंगे, 11 में से 7 गए, 3, 34,500 रुपये ऋण उस पर शेष रह जाएगा। ठीक है, माफी चाहूंगा, यहाँ पर गड़बड़ है कुछ। क्या गड़बड़ है? यहाँ 4 आना चाहिए भाई। 11 में से घटेंगे 7 तो यहाँ आएगा 4, ये 44 बच जाएगा। 44,500 रुपये ऋण शेष रह जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट टॉपिक देख, जैसे समांतर श्रेणी में कोई 3 संख्याएं लेनी हो तो उन्हें a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेते हैं। समांतर श्रेणी में कोई 4 संख्याएं लेनी हो तो उन्हें a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी लेते हैं। और अगर 5 संख्याएं लेनी हो तो a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस टू डी लेते हैं। इस टॉपिक के ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और क्लास 11th वाले जो पेपर होते हैं उनमें भी। जैसे यहाँ एक सिचुएशन लेकर मैंने इनका यूज आपको बताने की कोशिश की है। इनका यूज कैसे होगा, तीनों ही जो टॉपिक आपने पढ़े अभी, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, उनका योग तथा गुणनफल क्रम से 27 और 504 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है कौन कौन। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एपी में 3 संख्याएं क्रमशः ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी है। तब जो जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको नोट कर लेते हैं। इनका योग दिया हुआ है हमें 27, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, ये हमें 27 दिया हुआ है। यहाँ डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ए इक्वल्स टू 27, ए इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। ये हमें ए का वैल्यू मिल चुका, और इनका गुणनफल हमें 504 दिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इन सभी का गुणनफल हमें दिया गया है 504। ए का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, 9 माइनस डी गुणा 9 गुणा 9 प्लस डी बराबर 504। 9 से हम इस 504 को काट देते हैं, 9 पंजे 45, 9 छकी 54, 56 बार। अब देखिए हमारे पास 9 माइनस डी, 9 प्लस डी है, जो 2 वर्गों का अंतर है। 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू 56 हो जाएगा। 9 का वर्ग 81 होता है, माइनस डी स्क्वायर बराबर 56 आ जाएगा। पक्षांतरण करो तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 माइनस 56। 81 में से 56 को घटा दीजिए, 25 बचेगा, और इसका वर्गमूल लोगे तो डी का वैल्यू 5 आएगा। वैसे तो यहाँ प्लस माइनस 5 आएगा, ठीक है, लेकिन आप इसको 5 भी कह सकते हैं। अब देखिए जैसा कि यहाँ हमें संख्याएं ज्ञात करनी थी, अब जब d बराबर प्लस का 5 है, तब
जो संख्याएं होंगी वो होंगी ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, यही तो थी ना संख्याएं। तो 9 - 5, 9, 9 + 5, ये हो जाएंगी 4, 9। हाँ, ठीक है। और जब डी का मान आप -5 लोगे तब संख्याएं होंगी, अब संख्याएं उलट जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी 14, 9, 4। ठीक है, आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए, आपको इनका घटता क्रम मिल जाएगा। यहाँ बढ़ता क्रम है, इधर घटता क्रम मिल जाएगा। समझ आई बात? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है इस समांतर श्रेणी टॉपिक का, समांतर माध्य। देखिए, दो राशियां a और b अगर हैं तो उनका समांतर माध्य दर्शाया जाता है a + b/2 से। दो राशियों a और b के मध्य समांतर माध्य होता है a + b/2। जैसे यहाँ एक सिचुएशन मैंने ली है, यहाँ दो संख्याएं दी हैं इस क्वेश्चन में, और कहा गया है 10 और 16 के बीच का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 10 और 16 के बीच समांतर माध्य, इसको हम a से डिनोट करते हैं या am से डिनोट करते हैं, और ये होता है a + b/2। a होती है पहली संख्या, b होती है दूसरी संख्या बटे में 2। तो यहाँ 26/2 हो जाएगा और समांतर माध्य निकल आएगा 13। बस इतनी सी बात। अब इस पर आधारित इससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन किस तरह बन सकता है वो भी देख लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 2 के माध्यम से इसका नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो चलिए समझते हैं। यहाँ हमें दो संख्याएं दी हुई हैं 7 और 37। इनके बीच 5 समांतर माध्य ज्ञात करने हैं। हम मान लेते हैं समांतर माध्य A1, A2, A3, A4 और A5 हैं। हमने मान लिया ये इसके बीच 5 समांतर माध्य हैं। तब यहाँ पदों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? देखो, अगर ये A1, A2, A3, A4, A5 7 और 37 के बीच समांतर माध्य हैं तो ये सभी संख्याएं मिलकर एक AP बनाती हैं, जिसमें पदों की संख्या n का मान 7 हो जाएगा। प्रथम पद a का मान 7 है और अंतिम पद an का मान 37 है। अब यदि आप सारवंतर d का मान ज्ञात कर लो तो हम आसानी से A1, A2, A3, A4, A5 का वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि an का एक सूत्र होता है a + n-1 × d। तो यहाँ से हम इस d की कैलकुलेशन कर सकते हैं। an का वैल्यू 37 है, रख दीजिए। a का वैल्यू 7 है, रख दीजिए। n का वैल्यू 7 है, ये भी रख दीजिए, और इंटू d। 37 माइनस इसमें से ये वाला 7 माइनस कर दीजिए, बराबर 7 में से 1 घटा दीजिए तो 6 आ जाएगा, इंटू में d आ जाएगा। यहाँ 30 बराबर 6 गुणा d बचेंगे। अब यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा 30/6 बराबर यहाँ 5 आ जाएगा। तो d का वैल्यू कितना आया दोस्तों? 5 आया हमारे पास। अब हम a1 को बता सकते हैं। a1 होगा a + d। a यानी प्रथम पद जो कि 7 है, d यानी 5 है, ये आ जाएगा 12। दूसरा समांतर माध्य बता सकते हैं A2, जो पहले समांतर माध्य में d को ऐड करके मिलता है। तो 12 में आप ऐड कर दीजिए 5, कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। फिर हम तीसरा समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, जो दूसरे समांतर माध्य में d जोड़कर मिलेगा, यानी 17 में 5 जोड़कर मिलेगा। 17 और 5 22 होते हैं। फिर हम चौथा समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, जो कि तीसरे समांतर माध्य में
सारवंतर ऐड करके मिल जाएगा, 22 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 27। और फिर हम पांचवा समांतर माध्य भी बता सकते हैं। वैसे तो अब आप ये बिना प्रक्रिया किए बता सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया एग्जाम में करके दिखानी होती है अगर आप थियोरेटिकल एग्जाम दे रहे हो तो। 27 + 5 बराबर हो जाएगा 32। ठीक है, तो इस प्रकार से पांचों समांतर माध्य ज्ञात हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी और आप इसमें समांतर श्रेणी की बेसिक से लेकर जो बढ़िया वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह की मैथमेटिक्स टॉपिक के ऊपर वन शॉट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई भी सुझाव या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अपना सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखिए। चैनल की वीडियोस को देखने के लिए और अपना सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सृष्टि क्लासेस वीडियोस।